यह संविधान किसने दिया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान की रक्षा करना, संविधान को बढ़ाना, यह संसद का, पार्लियामेंट का, जुडिशरी का, मीडिया का काम नहीं है, यह हमारा काम है। अरे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद के ऊपर हुए अन्याय का बदला नहीं ले सकता, तुम लोगों को न्याय देगा क्या? ये 3 न्याय हम लोगों को प्राप्त करने। कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। अगर एक आइडियल सोसाइटी आपको तैयार करनी है तो उस सोसाइटी में कास्ट नहीं होनी चाहिए। समाज के तौर पर अगर इकट्ठा होना है तो जात खत्म करनी होगी, और अगर जात खत्म करनी होगी तो जिस धर्म में वो जाति व्यवस्था है वो धर्म छोड़ना होगा। बाबा साहब ने आप लोगों को बौद्ध क्यों किया? कि अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग इकट्ठा हो। हम बौद्ध होने के बाद अलग अलग हो रहे, 14 अक्टूबर के नाम से, विजयदशमी के नाम से। बाबा साहब को ऑफिशियली बहुत लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ऑफिशियली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बाबा साहब ने को गौरवान्वित किया हुआ है। ये राइटिंग एंड स्पीचेस में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सारे डिबेट्स में लिखा हुआ है कि जब तुम इस बौद्ध धर्म में आओ तो कोई ये बता नहीं सके कि ये महार जाति से आया है, ये चमार जाति से आया है, ये वाल्मीकि जाति से आया है, ये मातंग समाज से आया है। जिस दिन तुम ये बौद्ध धर्म में आओ, तुम्हारी जातियां उसी दिन नष्ट हो जानी चाहिए। जाति के आधार पर मिलने वाला आरक्षण ये कभी ना कभी खत्म होने ही वाला है। जब ये खत्म होने ही वाला है तो महार नाम का जो ताईत है, मंगलसूत्र है, ये हम अपने गले में क्यों पहने? एक प्रस्तापित व्यवस्था को बाबा साहब ने जलाया और उसी जीवन में एक नई व्यवस्था, भारत का संविधान या बुद्ध का धम्म, ये एक ही जीवन में दिया। तुम्हारा दुश्मन दूसरा तीसरा कोई नहीं है, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में ही नैतिक संघर्ष है। जिस तरह से राजनीति में वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलता, उसी तरह से अर्थनीति में नोट हमारा और बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर नोट हमारा है तो बैंक भी हमारा होना चाहिए, और अगर बैंक हमारी है तो व्यवस्था भी हमारी खड़ी होगी, ब्राह्मणों की नहीं। यह बैंक का उद्देश्य क्या है? कि इस देश का हर एक बौद्ध, उसकी कोई भी समस्या हो, चाहे घर बांधना हो, जमीन लेनी हो, बेटे की शादी करनी हो, बेटी की शादी करनी हो, एजुकेशन लोन लेना हो, बिजनेस खड़ा करना हो, किसी भी बौद्ध को किसी ब्राह्मणों के दरवाजे पर खड़े होकर हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, वो पावर देने का काम डॉक्टर BR अंबेडकर बैंक कर रही है। ये कोई लोन देने का, सेविंग्स अकाउंट खुलवाने का, करंट अकाउंट खुलवाने का काम नहीं कर रहा हूं। यह समाज को पावर सेंटर तैयार करके देने का काम कर रहा हूं। हम लोगों ने यह संविधान का पठन इसलिए किया क्योंकि हमें यह याद रहे कि संविधान का निर्माण किस लिए हुआ है। हम लोग रोज संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान, इस देश में संविधान है, संविधान का कानून है। यह हम लोग रोज बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं कि हम संविधान के दायरे में हैं। लेकिन संविधान का काम क्या है? 395 आर्टिकल्स में यहां पर किसी को भी पूछूं तो किसी को भी यह पता नहीं होगा कि कौन से आर्टिकल में क्या है, कि आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है। और किसी से यह उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती कि हर व्यक्ति को पूरा संविधान उसको याद रहे। और इसीलिए प्रियम्बल का निर्माण हुआ है। बहुत लोगों को यह पता नहीं है कि जितना समय संविधान निर्माण करने के लिए लगाया गया है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इसमें से 2/3 पार्ट, 2/3 हिस्सा केवल प्रियम्बल डिझाईन करने के लिए गया है। म्हणजे जेवढा वेळ पूर्ण संविधान बनवायला लागला नाही, त्याच्याहून निम्म्याहून अधिक वेळ केवळ हे एक पान तयार करण्यासाठी लागलेला है। केवल एक पेज तैयार करने के लिए 50% से भी ज्यादा समय
इस संविधान सभा को लगा है और हमें वही पता नहीं है। हमें इस देश में संविधान क्यों मिला है? क्योंकि हमें सिर्फ 4 बातें हासिल करनी है। इसलिए आप लोगों को यह संविधान का प्रियम्बल हमने याद करवाया कि हमारा काम क्या है। संविधान की रक्षा करना। ना तो आज हम महाराष्ट्र में हैं, यह काम ना ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का है, ना देश के प्रधानमंत्री का है, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, ना मीडिया का है। यह संविधान हमें किसी कलेक्टर ने, किसी आईएएस ऑफिसर ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं दिया है। यह संविधान किसने दिया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान की रक्षा करना, संविधान को बढ़ाना, यह संसद का, पार्लियामेंट का, जुडिशरी का, मीडिया का काम नहीं है, यह हमारा काम है। यह जिम्मेदारी हमारी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही भारताचे लोक। और जस्टिस, न्याय हमको किससे मांगना है? किससे मांगना है न्याय? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद के ऊपर फेंके हुए जूते का बदला नहीं ले सकता, वो तुमको न्याय देगा क्या? देगा क्या न्याय? इस देश के जुडिशरी का सबसे बड़ा पोस्ट है ना? मला तुम्ही सांगा, ज्या माणसानं काल परवा बूट फेकला तो जेलमध्ये आहे की घरात आहे? घरात आहे। आणि तुम्ही कुणाकडनं अपेक्षा करणार आहात? तुमच्यावर झालेला अन्याय, इस देश के लोगों पे होने वाला अन्याय, चाहे वो चोरी हो, बलात्कार हो, खून हो, एक्सीडेंट हो, आप एफआईआर कराते हो, कोर्ट में जाते हो, 20-20 साल तक केसेस लड़ाते हो। अरे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद के ऊपर हुए अन्याय का बदला नहीं ले सकता, तुम लोगों को न्याय देगा क्या? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट बनने के बाद यह सोचता है कि चलो यह मेरा मान है, उस पोस्ट का मान है, इसलिए वो अपने बीवी के साथ जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाता है। वहां के ब्राह्मण सीढ़ियों पर आकर उसको अंदर आने नहीं देते। उन ब्राह्मणों के ऊपर कभी केस एफआईआर हुआ देखा है? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने ऊपर होने वाले अन्याय का बदला नहीं ले सकता, आप लोगों को न्याय देने वाला है क्या? तो यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर जो जस्टिस की बात कही है प्रियम्बल में, कितने आत्ताच आपण वाचलं, पठण केलं। जस्टिस, न्याय, कोणते कोणते न्याय? कोणते न्याय? आत्ताच आपण वाचलंय। सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, हे 3 न्याय आम्हाला प्राप्त करा। ये 3 न्याय हम लोगों को प्राप्त करने। कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। और ये सीक्वेंस मैंने दी है क्या? 2/3 पार्ट जिस संविधान का बनाने के लिए, प्रियम्बल को बनाने के लिए खर्च किया गया है, वो बहुत सोच समझकर प्रियम्बल लाया गया है। कई सारे लोग प्रियम्बल के इन चार ही बातें हम लोगों को हासिल करनी है। जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। इंग्लिश में जो प्रियम्बल हम पढ़ते हैं, तो सिर्फ 4 बातें हासिल करने के लिए यह संविधान बनाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ 4 बातें हासिल करनी है। जस्टिस, जिसको हम मराठी में या हिंदी में न्याय कहते हैं। इक्वलिटी, समता, लिबर्टी, समानता, फ्रॅटर्निटी, जिसको हम कहते हैं बंधुता। फक्त या 4 गोष्टींसाठी संविधान आहे। म्हणून 395 आर्टिकल लक्षात जरी नाही राहिले तरी प्रियम्बल का तयार झालाय की आमच्या लक्षात राहावं की संविधानाचं मुख्य काम काय आहे। हम लोगों को याद रहे कि संविधान का मुख्य काम है जस्टिस प्राप्त करना। और कौन सी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल।
और ये सीक्वेंस बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर एक बात अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक में कहना चाहता हूं। हमेशा यह आरोप लगाया गया है, संविधान सभा में भी यह आरोप लगाया गया है कि बाबा साहब ने ये जो 4 बातें हैं, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कॉपी किया है या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बाबा साहब ने उठाया है। इसका जवाब खुद बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान सभा में दिया। बाबा साहब कहते हैं कि मूर्ख है वो लोग जो लोग ये बात कहते हैं कि मैंने ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उठाया है। मैंने ये किसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं उठाया, मैंने ये बुद्ध की शिक्षाओं से उठाया है। जस्टिस ये बुद्ध की शिक्षा है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स ये बुद्ध की शिक्षा है, समानता, भाईचारा, बंधुता, फ्रैटर्निटी ये बुद्ध की टीचिंग्स है। बाबा साहब कहते हैं कि ये मैंने बुद्ध की शिक्षाओं से लिया है। अब ये जो सीक्वेंस जो दी है, ये केवल भारत के संविधान तज्ञ ने नहीं बनाया है, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों के संविधान का माइन्यूटली, बारकाई से जिन्होंने अभ्यास किया है, पढ़ाई किया है, उन्होंने ये सीक्वेंस दिया है। अब ये उन्होंने अगर ये सीक्वेंस दिया है तो कुछ सोच समझकर ही सीक्वेंस दिया होगा। आप पहले 10वीं पास करते हो, फिर पीजी करते हो, फिर 12वीं में आते हो, ऐसा है क्या? नहीं है ना, स्टेप बाय स्टेप जाते हो। फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब जाओगे तब आपको ABCD, अल्फाबेट्स, न्यूमेरल, नंबर्स ये सिखाएंगे। धीरे 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 आप लोगों को साइंस, मैथ्स, उस तरह से आप लोगों का सिलेबस वो एडवांस करते जाते हैं। अब पहला काम हमारा क्या है? सोशल जस्टिस। हम लोगों को सोशल जस्टिस प्राप्त करना है। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यहां पर पढ़ा होगा। मैंने बहुत पहले पढ़ा है, अभी बहुत धुंधला हो गया है वो। बाबा साहब सोसाइटी की व्याख्या क्या करते पता है? सोशल जस्टिस की अगर हम बात कर रहे हैं कि एक आइडियल सोसाइटी कैसी होती है, अगर एक आइडियल सोसाइटी आपको तैयार करनी है तो उस सोसाइटी में कास्ट नहीं होनी चाहिए। जब तक किसी सोसाइटी में कास्ट है तब तक वो सोसाइटी नहीं कहलाएगी। अब मुझे बताओ, क्या एज अ सोसाइटी हम लोग, समाज, सोसायटी म्हणजे काय? समाज, काय आम्ही समाज म्हणून आज 2025 ला तयार आहोत का? नाही। पहला जस्टिस हमने प्राप्त किया है? नहीं, हमने पहला जस्टिस ही प्राप्त नहीं किया है। और अगर पहला जस्टिस प्राप्त करने की लड़ाई बाबा साहब खुद हम लोगों को जितवा कर देकर गए कि हिंदू धर्म में रहते हुए हम कास्ट को खत्म नहीं कर पाएंगे, और जब तक कास्ट बनी रहेगी हम समाज के तौर पर खड़े नहीं हो पाएंगे। और इसलिए अगर हमको समाज बनना है, समाज के तौर पर अगर इकट्ठा होना है, तो जात खत्म करनी होगी। और अगर जात खत्म करनी होगी तो जिस धर्म में वो जाति व्यवस्था है वो धर्म छोड़ना होगा। ये बाबा साहब के सारे स्पीचेस है, तो इतना ये पढ़ पढ़ के इतना ये हो गया कि इसके सारे राइटिंग्स ही मिट गई है। ये मेरे ख्याल से 18th खंड है, भाग 3। इसमें का आज 12 ऑक्टोबर है, 11, 3 दिवसानंतर 14 ऑक्टोबर येणार आहे। लोकांचे प्रश्न काय असतात माहित आहे? सर, विजयादशमी साजरी करायची की 14 ऑक्टोबर आहे ना? 2 ऑक्टोबरला विजयादशमी गेली, मग 2 ऑक्टोबरला दीक्षाभूमीला जायचं की 14 ऑक्टोबरला जायचं? याच्यावरनं दुफळी झाली। 2 गट तयार झालेत। एक गट विजयादशमीला जातो आणि एक गट 14 ऑक्टोबरला जातो। आता अब जिस समय बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस समय
14 अक्टूबर को विजयादशमी आ रही थी, यानी 14 अक्टूबर संडे, विजयादशमी, ये सारा इकट्ठा था। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि थर्ड सैटरडे संडे था, तो संडे भी हम लोग थर्ड ग्रुप भी हो सकता है। बाबा साहब ने आप लोगों को बौद्ध क्यों किया कि अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग इकट्ठा हो। हम बौद्ध होने के बाद अलग अलग हो रहे, 14 अक्टूबर के नाम से, विजयादशमी के नाम से। बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी बनाई। कब बनाई पता है आपको यह संस्था? जैसे आज बुद्ध प्रतिष्ठान यहां पर है, उन्होंने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर खड़ा किया है, उसी तरह बाबा साहब ने 1954 में यह संस्था बनाई। बाबा साहब रंगून के कॉन्फ्रेंस में गए थे, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के थर्ड कॉन्फ्रेंस में, और वहां पर बाबा साहब ने देखा 1950 में, 1950 में वर्ल्ड में एक घटना घट रही थी। जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज थे, वो बुद्धिस्ट कंट्री का यह कहना था कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है। सार्क कंट्री, आप लोगों को पता होगा, ये स्टूडेंट बैठे हैं कुछ कुछ, सार्क है, नाटो है, WHO है, ये अलग अलग कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। अभी मेरे ख्याल से G8 समिट हुआ, यानी ग्लोबली 8 देशों का यह संगठन है। उसी तरह बौद्ध देशों को यह लगा कि अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग देश इकट्ठा हुए हैं, तो हम बुद्धिस्ट कंट्री क्यों पीछे रहे, तो हम लोग भी अलग अलग बुद्धिस्ट कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं। और 1950 में यह पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसका ऑफिशियल इनविटेशन भारत सरकार को भी आया। भारत सरकार को, बाबा साहब को नहीं आया, भारत सरकार को भी आया, क्योंकि भारत, इंडिया, ये एक बुद्धिस्ट कंट्री है। ये सारे बौद्ध देशों को यह पता है कि बुद्ध का जन्म, सिद्धार्थ का जन्म, उनको बोधिसत्व, उनको बोधि, ये भारत में प्राप्त हुई है। इसलिए वर्ल्ड के नजर में भले इंडिया के अंदर जो हो रहा है, लेकिन उनके नजर में ये एक बुद्धिस्ट कंट्री है, और इसलिए उन्होंने भारत को यह न्योता भेजा। न्योता, अभी उस समय की इंटरिम गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली न्योता नेहरू को जाएगा, तो वो न्योता नेहरू को गया। अब नेहरू को लगा कि मुझे बुद्धिज्म के ऊपर इतना नॉलेज तो है नहीं, तो हम लोगों में, या उनके जो मिनिस्ट्री में है, या उनके जो पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं, उनमें बुद्धिज्म का नॉलेज सबसे ज्यादा किसको है? तो वो इंटरिम गवर्नमेंट के ओर से बाबा साहब अंबेडकर जी को एज अ रिप्रेजेंटेटिव, भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव करके बाबा साहब को उस फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में 1950 में भेजा गया। बाबा साहब ने उस समय स्पीच किया है 1950 में, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में। 27 देश वो उस समय इकट्ठा हुए थे। 27 देश मिलकर उन्होंने यह संगठन बनाया, जिसका नाम वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट रखा। और बाबा साहब को जब मौका मिला बोलने का भारत सरकार की ओर से, बाबा साहब का पहला स्पीच क्या है पता है? बाबा साहब कहते हैं कि मैं आज यहां पर सिर्फ देखने आया हूं कि यह क्या हो रहा है, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, यह क्या बनने वाला है, क्या करने वाले हो, यह सिर्फ मैं जानकारी हासिल करने के लिए यहां पर आया हूं, इसलिए मैं अधिक यहां पर अपने विचार नहीं रखने वाला हूं। 1950 में बाबा साहब यह सारी जानकारी लेकर भारत में आ गए। पहली कॉन्फ्रेंस हुई, इन्होंने वहां पर डिसाइड किया, वर्ल्ड के बुद्धिस्ट कंट्रीज ने वहां पर डिसाइड किया कि एवरी 2 ईयर हम एक बार मिलेंगे। 1950 में मिले, फिर 52 की मीटिंग आई। उस समय बाबा साहब फुल्ली प्रिपेयर होकर गए। 1952 के इलेक्शंस, 1952 के वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब नहीं गए, क्योंकि उस समय इंडिया में इलेक्शंस चल रहे थे। 1952 के इलेक्शंस में बाबा साहब बिजी थे, इसलिए वहां पर नहीं जा पाए।
और 1952 के इलेक्शंस में आप लोगों को पता है बाबा साहब के साथ क्या हुआ। इसी मुंबई में जहां पर रुके सर यहां पर आए हैं, हमारे सिद्धार्थ सकपाल जी है वहां से आए हैं, उसी भाग से बाबा साहब पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए खड़े थे। पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए क्या हुआ आप सबको पता है। 1946 से 1949 तक संविधान बन रहा था। 1949 में यह संविधान दे दिया गया। 1950 में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद इलेक्शंस हुई। जिस संविधान सभा ने बाबा साहब को ऑफिशियली बहुत लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऑफिशियली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बाबा साहब ने को गौरवान्वित किया हुआ है। ये राइटिंग एंड स्पीचेस में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सारे डिबेट्स में लिखा हुआ है। अब जिन लोगों को बुक्स क्या होती है ये पता नहीं, वो यही बकवास करते रहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं। बाबा साहब को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से संविधान सभा ने गौरव किया हुआ है। अब सोचो पूरा देश मिलकर बाबा साहब को कह रहा है कि ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वही एज अ कैंडिडेट अगर आप लोगों के सामने खड़े रहे, कोई भी अपना वोट किसी और को देगा क्या? नहीं। एमए, पीएचडी, डीएससी, डिलीट, बैरिस्टर, ग्रेजिन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, एमफिल, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इतने सारे उपलब्धियां होने के बावजूद एक चौथी फेल आदमी बाबा साहब को पार्लियामेंट के इलेक्शन में हराता है। चौथी फेल। उस समय बाबा साहब समझ जाते हैं। अब बहुत लोग, मैं वो जस्टिस वाले सोशल के ऊपर हूं, पॉलिटिकल के ऊपर आने वाला हूं। बहुत लोग बाबा साहब अंबेडकर जी को एज अ पॉलिटिशियन देखते हैं, है ना, एज अ पॉलिटिशियन। ये अब मुझे वो एग्जैक्ट पेज नहीं मिलेगा, इसमें बाबा साहब एक स्पीच में कहते हैं की माझ्या लोकांना राजकारण फार प्रिय आहे। मेरे लोगों को राजनीति बहुत प्रिय है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मुझे धम्म अधिक प्रिय है। ये बाबा साहब के वर्डिंग्स है, मेरे नहीं है। ये वॉल्यूम 18 पार्ट 3 में ये चैप्टर आप पढ़ सकते हो का 1956 का ये स्पीच है। बाबा साहब को यह समझ आ चुका था कि जो लोग मुझे, मेरे जैसे व्यक्ति को राजनीतिक न्याय नहीं देते हैं, मेरे लोगों को क्या देंगे। और एक कंपैरेटिव एनालिसिस में आपको सोचने के लिए देता हूं। जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, तब तक बाबा साहब इलेक्शन में खड़े रहने के बाद खुद से जीत कर आ रहे थे। 1930s की आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात ले लो, उसके बाद के इलेक्शन ले लो, लेबर मिनिस्टर ले लो। उस समय देश आजाद था क्या? यानी ब्रिटिशरों के राज में बाबा साहब, गुलाम भारत में बाबा साहब जीतकर आ सकते थे, लेकिन आजाद भारत में बाबा साहब जीतकर नहीं आ पाए। बाबा साहब को यह पता चल चुका था कि जो लोग मुझे न्याय नहीं देते, मेरे जाने के बाद मेरे लोगों के साथ क्या करेंगे। मैं मेरे लोगों को इस देश के हवाले करके नहीं जा सकता। अभी आप लोग किसके भरोसे पे बैठे हो? मेरे ऊपर अगर कोई अन्याय होगा तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मेरे ऊपर कोई अत्याचार होगा तो मैं एमएलए के पास जाऊंगा,
एमपी के पास जाऊंगा, प्रधानमंत्री के पास जाऊंगा। अरे जो चीफ जस्टिस खुद जूते खा रहा है वो तुमको क्या न्याय देने वाला है? ये तो एक इंडिकेटर है। जो प्रेसिडेंट खुद धक्के खा रहा है वो तुमको क्या न्याय देने वाला है? ये बात बाबा साहब ने 1952 के इलेक्शन में देख ली थी। फिर थर्ड कॉन्फ्रेंस आई 1954 की। 52 की कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब जा नहीं सके। 54 के कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब जाते हैं, भारत सरकार की ओर से नहीं, खुद से वहां पर जाते हैं और वहां पर बाबा साहब डिटेल स्पीच करते हैं। वो स्पीच का नाम क्या है पता है? बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया अ ब्लू प्रिंट। ये स्पीच का टाइटल है बाबा साहब के, कि बाबा साहब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के, अभी मैं यहां पर हमारे डॉक्टर साहब यहां पर बैठे हुए हैं, बुद्ध प्रतिष्ठान का इतना अच्छा हॉल है। अगर मैं यहां पर आकर इनको कहूं कि कितना बकवास हॉल बनाया है तुमने, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो उनको बुरा लगेगा ना? अरे इतना अच्छा करने के बाद तुम क्या बोल रहे हो? बाबा साहब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कार्यक्रम में जाते हैं। 27 देशों से शुरू हुआ संगठन 1954 में लगभग 72 देशों तक पहुंच चुका होता है। वहां पर बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हारा यह सारा तामझाम व्यर्थ है। उनके ही कार्यक्रम में आके, उनके ही स्टेज पे खड़े होके उनको ही कह रहे हैं कि तुमने इतने लोगों को यहां इकट्ठा किया है, इस बौद्ध देश में बुलाया है। अरे तुम तो पहले से ही बौद्ध हो। बौद्ध होने के बाद इसी देश में कार्यक्रम कर रहे हो, बौद्धों के ही देश में बौद्ध का मूवमेंट चला रहे हो। इससे क्या हासिल होगा? तुमने जितना भी ये खर्चा किया है ये व्यर्थ है। और इसलिए मैं तुमको आमंत्रित करता हूं कि बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु अगर कहा करना चाहते हो तो मैं तुमको भारत में आमंत्रित करता हूं। भारत में आओ और ये सारा काम भारत में करो। वो स्पीच कभी कभी डॉक्टर सर मैं पढ़ता हूं ना, मुझे डर लगता है कि उनके ही कार्यक्रम में जाके ऐसे स्पीच बाबा साहब कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है? अरे तुम तो पहले से ही बौद्ध देश हो ना, तो बौद्ध देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके क्या करने वाले हो? मैं भारत में तुमको आमंत्रित करता हूं, तो भारत में आओ और वहां पर बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु करो। अब बाबा साहब ने 1954 में यह स्पीच दे दिया। अब बाबा साहब को लगा कल को उठकर ये लोग अगर भारत में आए तो ये किससे संपर्क करेंगे, भारत में आकर किसको मिलेंगे? और इसलिए भारत में एक बौद्धों की संस्था होनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने यह बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया कि इंडिया में आने के बाद तुमको बौद्ध ढूंढने की जरूरत ना पड़े। इसलिए बाबा साहब ने यह संस्था रजिस्टर की 1955 में। 4 मई 1955 को बाबा साहब को इसका रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ। उद्देश्य क्या था कि वर्ल्ड के बुद्धिस्ट अगर इंडिया के बुद्धिस्टों से संपर्क करना चाहे तो वो सारे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको हासिल हो। यह उद्देश्य था बाबा साहब का। नाम क्या रखा है? द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। आज भी 2025 में कई सारे गांवों में लोग ये नाम ले नहीं सकते। इसलिए बाबा साहब ने क्या कहा, ठीक है तुम्हारे लिए मैं मराठी में एक नाम दे देता हूं, भारतीय बौद्ध महासभा। कि उस समय के वर्नाकुलर लैंग्वेज मराठी, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में बोलने वाले लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, तो उनके लिए भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से यह संगठन बाबा साहब ने, और इसी संगठन के बैनर के नीचे दीक्षा भूमि में कार्यक्रम हुआ, बौद्ध धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। उद्देश्य था कि सभी लोगों को इकट्ठा करके बाबा साहब के ये बुद्ध धर्मानेच जगाचा उद्धार होणार आहे हे टायटल बाबासाहेबांच्या 15 ऑक्टोबर 1956च्या स्पीचचा आहे। ये टाइटल है 15 ऑक्टोबर को जो बाबा साहब ने स्पीच दिया। बाबा साहब क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म में आते समय कैसे आना है? इस धर्म में अगर तुम आना चाहते हो तो कैसे आओगे?
जिस तरह से अलग अलग नदियां होती है, अलग अलग नाले होते हैं, वो नाले, वो नदियां जब एक बड़े महासागर में जाकर मिलती है, तब कोई ये नहीं बता सकता कि ये पानी कृष्णा नदी का है, ये पानी गोदावरी से आया है, ये पानी यमुना से आया है। ऐसे बौद्ध धर्म में आना है।